क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, two cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of lost card being a diamond. ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड खो गया उन दोनों में से, उन सब में से, और उसके बाद रिमेनिंग कार्ड्स जो 51 बचे, 51 कार्ड्स में से हमने दो कार्ड्स निकाले और वो हमें पता चला कि वो डायमंड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड, जो कार्ड खोया था, वो डायमंड ही है। तो अगर मैं चार्ट बनाऊं, नॉर्मल हो चाहे बेस थ्योरम हो, चार्ट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या इवेंट बनेगा, सबसे पहले क्या चीज़ आएगी। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं कि हमने कार्ड ड्रॉ करा, वो डायमंड निकले, और एक कार्ड खो गया। पहले क्या चीज़ आएगी? ये रहा हमारे पास डेक ऑफ कार्ड। सबसे पहले क्या होगा इसके? सबसे पहले तो कार्ड खोएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया लॉस्ट कार्ड के बारे में। ठीक है। और लॉस्ट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि लास्ट में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, और ऊपर बोला कि सिर्फ एक कार्ड खोया। तो दो कैटेगरीज बनाते हैं। पहले तो बोलते हैं लॉस्ट कार्ड हमारे पास डायमंड का, और लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड का। ठीक है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि डायमंड है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायमंड के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन करा गया है। तो हमने दो कैटेगरी, अच्छा, एंड बेस्ड मतलब कोई भी चीज़ हो इस तरीके से कैटेगरीज बनाना कि ये आपका पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बन जाए। ऐसा नहीं कि डायमंड है इधर हार्ट्स ले लिया। या तो चार कैटेगरी बनाओ, लॉस्ट कार्ड डायमंड, हार्ट्स, स्पेड, क्लब। मैंने दो कैटेगरी बनाई, रीज़न बीइंग बाकी की तीन बनाना मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं था। एक डायमंड वाला काम का है और दूसरी कैटेगरी नॉट डायमंड की। इसमें तीनों आ गए। सो यहाँ पर आ गए 13 कार्ड्स, टोटल 52 थे। और यहाँ पर कितने आ गए? यहाँ पर आ गए 39 बचे ना, 39 कार्ड्स। आफ्टर दैट एक कार्ड तो खो गया। रिमेनिंग 51 कार्ड्स में से वी हैव ड्रॉन टू कार्ड्स। नाउ टू कार्ड्स आर ड्रॉन, और ये टू कार्ड्स हमें बोला आर फाउंड टू बी डायमंड्स। ओके। सो अगर एक कार्ड खो गया तो दो कैटेगरी बनेंगी कि दो कार्ड जो हमने ड्रॉ करे दे आर डायमंड्स एंड नॉट डायमंड। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि एक डायमंड और एक हो, बोथ डायमंड्स या अदर्स। इस कैटेगरी का फिलहाल हमें कुछ करना भी नहीं, हमारे लिए है बोथ आर डायमंड्स। अगर कोई दूसरा कार्ड खोया होता तब भी ऐसे ही दो कैटेगरीज बन सकती थी, दैट बोथ आर डायमंड्स या फिर अदर्स नॉट डायमंड्स। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में बोला कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, डायमंड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड जो था वो डायमंड का था। अब बताओ बेस थ्योरम अप्लाई हुआ या नहीं हुआ? बेस थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं? ये चार्ट कैसे बना ये समझ में आया? सर बिना उसके भी हो जाएगा। अच्छा, आयुष एक बार करके भेजना फिर, आपने किस तरीके से करा। फिलहाल तो बेस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक बार बता देना किस तरीके से कर रहे हो आप लोग। फिलहाल स्टेटमेंट पढ़ के जो समझ में आया वो तो बेस थ्योरम का ही लग रहा है मुझे।
तो बेस थ्योरम अप्लाई होगा तो दीज आर E1 E2 एलिमेंट्स और ये ए इवेंट बन गया। E1 that lost card being diamond, that lost card being not diamond, a event, two cards drawn are diamonds. So probability of E1 कितना है, probability of E2 कितना है, probability of AE1, probability of AE2 एंड हमें फाइंड आउट करना है probability of E1 स्लैश A। E1 की प्रोबेबिलिटी की लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, बताओ कि एक कार्ड जो खोया वो डायमंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वन बाय 13, नहीं, थर्टीन बाई 52, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स, डायमंड्स हैं 13 और टोटल है 52। इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 में से एक कार्ड निकाला और टोटल 52 में से एक कार्ड निकाला, दोनों से आंसर विल बी सेम। E2 खोने वाला कार्ड डायमंड नहीं था, 39 बाई 52, मतलब 39 में से एक कार्ड निकाला और 52 में से एक कार्ड निकाला। AE1 दो कार्ड्स निकाले, बोथ आर डायमंड्स इफ इट इज गिवन दैट खोने वाला कार्ड डायमंड का था। कैसे निकलेगा। 2/13 प्रेम, ये तो नेट आंसर हो गया। चलो एक बार देखते हैं। दो कार्ड्स निकाले, बोथ आर डायमंड्स इफ खोने वाला कार्ड डायमंड का था, मतलब अब टोटल कार्ड्स तो 51 है, 51 में से दो डायमंड्स निकालने हैं और डायमंड्स कितने बचे 12, तो 12 बाई 51 इंटू एक कार्ड निकाल लिया दूसरा डायमंड का, 11 कार्ड्स और टोटल 50। और अगर मैं इसको कॉम्बिनेशंस वाले तरीके पे लेके जाऊं, 12 में से दो कार्ड्स निकाले अपॉन 51 में से दो कार्ड्स निकाले। क्लियर ये वाली चीज। देखो दो तरीके हैं लिखने के, दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, जिस भी तरीके से करना चाहो।
इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकाली पहला डायमंड दूसरा डायमंड, और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है कि एक कार्ड हमारे पास डायमंड का खो चुका है। तो टोटल तो 51 कार्ड्स हैं, 51 में से, और डायमंड का ही खोया था तो डायमंड के कितने बचे, 12 कार्ड्स, 13 में से एक हो गया, 12 कार्ड्स बचे। फेवरेबल 12, टोटल 51। दूसरा डायमंड निकालेंगे तो एक कार्ड तो निकाल ही चुके ना, 51 की रह गई 50 और 12 कार्ड्स के रह गए 11, तो 11/50। और अगर मैं पीएनसी वाले फॉर्मूले पर जाऊं तो वहाँ फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल का मतलब टोटल 12 कार्ड्स थे क्योंकि एक कार्ड खो गया था, तो 12 में से 2 कार्ड्स निकाले, और एक कार्ड खो गया था तो टोटल 51 में से 2 कार्ड्स निकाले। क्लियर? अनीता आ गया समझ? ठीक है। ई टू का मतलब है कि खोने वाला कार्ड डायमंड का नहीं था, मतलब टोटल का एक कार्ड तो खोया हुआ है बट डायमंड का कार्ड नहीं खोया हुआ। तो डायमंड आने के चांसेस, हमारा जो ए है, ए का मतलब है डायमंड, तो डायमंड आने के चांसेस तो 13 कार्ड्स हो सकते हैं बट टोटल है 51, और दूसरा डायमंड कार्ड निकालना चाहें तो एक तो निकल गया, बाकी बचे 12 कार्ड्स और टोटल बचे 50 कार्ड्स। और इसको पीएनसी पर लेके जाएंगे तो 13 में से 2 कार्ड्स निकाले और 51 में से 2 कार्ड्स निकाले। यहाँ तक क्लियर सबको? उसके बाद जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करोगे। यहाँ पर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू AE1 E1 इंटू AE1 प्लस E2 इंटू AE2। डिवाइड वगैरह कुछ मत करना, ठीक है। इसको करना चाहो तो कर लेना, सारे डिनोमिनेटर्स कॉमन आके एलसीएम आ जाएगा। कर लोगे अपने आप या कैलकुलेशन करके दिखाऊं? चलो दिखा देता हूँ एक बार करके। न्यूमरेटर 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 होल अपॉन, पहला वाला ब्रैकेट बनेगा सेम, 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। अब अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में 52, 51, 50, 52, 51, 50, 52, 51, 50, तो 1/52 इंटू 51 इंटू 50 कॉमन आएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 39 इंटू 13 इंटू 12। अब हम 13 इंटू 12 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12, और यहाँ पर भी 13 इंटू 12 है। रिमेनिंग क्या बचेगा, 11, और नीचे क्या बच गया, यहाँ से 11 और यहाँ से 39। आंसर इज 11/50। क्लियर? सो ज़्यादा कैलकुलेशन में मत जाना, इन वाले क्वेश्चंस को बस समझना थोड़ा सा टिपिकल है और चार्ट बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, उसके नीचे की कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं।
कॉमन आके सब कुछ कैंसिल होता चला जाता है एंड इस तरीके से। तो इसके साथ और इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट था एंड आयुष एंड सोनाक्षी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट भी हो सकता है, तो एक बार ही देख लेंगे डायरेक्ट किस तरीके से बोल रहे हैं वो लोग। डायरेक्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया। बाकी आगे चलते हैं। रैंडम वेरिएबल। इन वाले क्वेश्चंस को समझना कि रैंडम वेरिएबल का है या नहीं वो तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है कि टाइम मतलब करने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अदरवाइज इजी है। रैंडम वेरिएबल, एक इसका क्वेश्चन लेते हैं। मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ heads occurred in three tosses of a coin। ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज बतानी है। कितनी बार आ सकते हैं थ्री टॉसेस के अंदर, बताओ कितनी बार आ सकते हैं थ्री टॉसेस के अंदर। तो अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं तो ये तो सबको पता होगा सैंपल स्पेस बनेगा कैसे। टोटल विल बी 8 आउटकम्स, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 आउटकम्स। एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच एंड टी टी। ओके प्रेम, मैंने आपसे बोला 7/8 बोला आपने आंसर। क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ हेड्स। अच्छा आपने उस तरीके से आंसर दिया। देखो इस क्वेश्चन को समझने का यही तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ सकते हैं तीन टॉसेस में। मतलब ये ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ हेड्स का सारा का टोटल देख लिया। कितनी बार आने का मतलब है कि वो एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है, तीन बार भी आ सकता है और हो सकता है कि आए ही ना। लेट रैंडम वेरिएबल x be the occurrence of number of heads in three tosses, so x can take value। कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है x? हो सकता है एक बार भी ना आया हो सकता है हेड एक बार आ गया हो सकता है हेड दो बार आ गया हो सकता है हेड तीनों बार आ गया। समझ में आई ये चीज?
हो सकता है हेड एक बार भी ना आया हो सकता है हेड एक बार ही तो आ गया हो सकता है हेड दो बार ही आ गया हो सकता है हेड तीनों बार आ गया अब हमें इन डिफरेंट केसेस के प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी अगर x की वैल्यू 0 है, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बार भी हेड नहीं आया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड एक बारी आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड दो बारी आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड तीन बारी आ गया। और इन सब को अगर मैं कंबाइन करके एक टेबल में लिख दूं, ये हो गया x क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है और ये उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। x की वैल्यू कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। एंड एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट हम असाइनमेंट्स को ऐड करें तो टोटल विल बी समेशन विल बी 1। दैट मीन्स कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी 1। ठीक है, एक सेकंड रुको। हम्म सो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब बस इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने इजी लिया है तो आपको इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालने का तरीका पता होगा, इनके आंसर्स भी पता होंगे। वैसे बताना, चलो इनके आंसर्स क्या क्या बनेंगे। अगर एक बार भी हेड नहीं आया तो 1/8, एक बार ही हेड आया तो 3/8, 3/8, 1/8। टोटल देखें 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, 8/8 इज 1। ठीक है, सो ये सब तो आपने कैलकुलेट कर लिया। बट अगर मैं आपसे बोलता कि 3 बार टॉस नहीं हुआ, ज़्यादा बार टॉस हुआ, लेट से 5 बार टॉस हुआ, उस केस में आप लोग क्या करते हैं? या मैं आपसे बोलता कि एक डाइस को रोल करा और 6 के आने की, एक नंबर है 6, 6 के आने की अकरेंस को ले लो, तो 216 एलिमेंट्स बनते हैं और उसमें बहुत मुश्किल हो जाता सोचना। ठीक है, सो करने का तरीका क्या है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं एक छोटे एग्जांपल से, समझना इजी रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने आपको बोला था कि बर्नौली ट्रायल्स, जो हमारा टॉपिक कट हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, एंड रैंडम वेरिएबल काफ़ी सिमिलर से हैं। उस चीज़ का मतलब ये था कि अगर मैं इसमें से कोई एक स्पेसिफिक केस उठा लूँ, लेट से ये वाला, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुश्किल कब हो जाता, लेकिन क्या चीज़ मुश्किल मुश्किल हो जाता अगर मैं नंबर ऑफ टॉसेस के आउटकम्स बढ़ा देता। मतलब अभी तो हमने सैम्पल स्पेस बना लिया ना, आप सैम्पल स्पेस ना बना पाते तो आपको सोचना पड़ता ना कि क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी। अभी तो आपके लिए आंसर्स निकालना ईजी है। अगर मैं एक स्पेसिफिक केस उठा लूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर ऑफ हेड्स दो बार आने के क्या चांसेस हैं, तो वो बर्नौली ट्रायल्स का पार्ट बन जाता है। जब हमसे सारे केसेस पूछ लेता है, तब रैंडम वेरिएबल, और इस सब में से कोई एक स्पेसिफिक केस के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो वो आपका एक तरीके से बर्नौली ट्रायल्स बन जाता है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम वो वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं तो आपके लिए ये आंसर्स निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 0, नहीं x इज इक्वल्स टू 1 वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा,
हेड एक बार ही आया, एच टी टी एच नहीं टी एच टी और टी टी एच, 3 आउटकम्स है, 3 आउट ऑफ 8। पहला समझने का तरीका, एक दो तीन, बाकी सारे भूल जाना, मैं सिर्फ इस केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी किसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। इसके 1 2 3 इस वाले के आउटकम्स, टेल आने के चांसेस, इंडिविजुअली टेल आने के, अगर एक बार कॉइन को टॉस करा होता तो फर्स्ट पर टेल आने के चांसेस आर 1/2। फिर मैंने दोबारा टॉस करा, हेड आने के चांसेस 1/2, मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि सिंगल केस है। फिर तीसरे टॉस पर टेल आने के चांसेस आर 1/2, कितना बन जाएगा 1/8। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, तो ये कितना बन गया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, दैट विल बी 3/8। ये हो गया ऑल्टरनेटिव नंबर 1 समझने का, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास सैम्पल स्पेस अवेलेबल हो। इतनी बात समझ में आई। दूसरा टॉपिक, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। लास्ट में कैसे लिखा आपने प्रेम, ये देखो मैंने एक स्पेसिफिक केस की प्रोबेबिलिटी ली, टेल 1/2, हेड 1/2, टेल 1/2। यहाँ पर भी तो सेम होगा ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं तो प्लस आ गया, और जब सिंगल केस के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो 1/8 1/8 1/8, टोटल 3/8 हो गया। ठीक है, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आपके पास सैंपल स्पेस अवेलेबल है। इसके आगे कहानी लेके चलते हैं। इन सारे केसेस की, क्योंकि मैंने जस्ट जंपलिंग अप करी हुई है, एच और टी की अरेंजमेंट अलग अलग करी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज अलग हो जाए। मतलब कि अगर मैं इनको आगे पीछे कर देता तो ऐसा तो नहीं है कि नेट प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाती किसी केस की, तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज विल बी सेम। तो अगर मैं देखूं तो ये नंबर ऑफ केसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन केस, ये लिख सकता हूं, किसी भी एक केस की प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ केसेस, जितने भी केसेस हैं इनटू एक केस की प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 3 केसेस हैं और किसी भी एक केस की प्रोबेबिलिटी उठा ली, ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात सबको समझ में आती है कि जितने भी केसेस बनेंगे एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर, उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ केसेस ढूंढ लूँ कितने हैं, जो कि मेरे लिए इजी है ढूंढना, और किसी भी एक रैंडम केस की प्रोबेबिलिटी को उठा लूँ और दोनों को मल्टीप्लाई करके विल बी द सेम आंसर। तो नंबर ऑफ केसेस का फॉर्मूला बनता है NCR। नंबर ऑफ केसेस NCR से पता चल जाता है। NCR बताता है नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, और प्रोबेबिलिटी आप सेम उस तरीके से कोई भी एक केस बनाओ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कोई भी एक केस बनाया मैंने, THT 1/2 1/2 1/2। तो NCR कितना बन गया, टोटल मेरे पास n जो थे वो 3 थे, 0 1 2 3, दिस इज n।
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल ले सकता है। 3 CR स्पेसिफिकली हम कौन से केस के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बन गया मेरा R 1 इंटू 1/8। आप ये बर्नौली बता रहे हो अभिनव। मैंने बोला कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट को फ्रेम करता कि प्रोबैब, जैसे अभी यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने नंबर ऑफ हेड्स के अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, तो 0 नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी अलग, 1 की अलग, 2 की अलग एंड 3 की अलग। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता कि नंबर ऑफ हेड्स अगर एक बार ही आया तो प्रोबेबिलिटी बताओ, एक स्पेसिफिक केस के बारे में पूछ लिया, अगर बर्नौली ट्रायल्स के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस होते थे कि रैंडम वेरिएबल में जो डिफरेंट केसेस हैं उसमें स्पेसिफिक किसी एक केस के बारे में क्वेश्चन आ गया तो वो ट्रिकी बन जाते थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर आपको 4 केसेस सॉल्व करने हैं वहाँ पर अगर एक ही केस सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बर्नौली ट्रायल्स के हम क्वेश्चंस करेंगे बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले, ट्रिकी वाले छोड़ देंगे क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे नहीं। बट एक बार अगर हम डिस्कस कर लें एंड करने का तरीका देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो उसमें और भी फॉर्मूले बन जाते हैं बर्नौली ट्रायल्स में, बट जितना रिक्वायर्ड होगा मैं उतनी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, कहने का मतलब बस ये है कि बर्नौली ट्रायल्स की एक्सरसाइज कवर करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका फॉर्मूला अप्लाई करा जाए। 1/8 कैसे आया अभी ना, ये लिखा ना एनी वन केस, तो एनी वन केस मैंने तीनों में से कोई भी एक केस उठा लिया और देखो एक केस की प्रोबेबिलिटी। तान्या n इज इक्वल्स टू 3 कैसे आया? तान्या जो हम ऊपर ये लेते हैं ना, x कैन टेक द वैल्यूज करके 0 1 2 3, ये एक तरीके से आपके वो n वाली वैल्यूज हो जाती हैं, टोटल वैल्यूज विल बी n। जीरो को कंसीडर नहीं करना, जीरो r की वैल्यू हो सकती है। जब हम इस केस के बारे में बात करेंगे r इज 0, जब इस केस के बारे में बात करेंगे r इज 1, यहाँ पर r इज 2, यहाँ पर r इज 3। बट n जो होता है, n इज टोटल नंबर ऑफ केसेस, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, तो n विल बी 3। मतलब कि जब मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बनेगा 3C0, और कोई भी एक केस था ना, एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब टेल टेल टेल, मतलब एक तरीके से टेल टेल टेल। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मैं एक बारी कॉइन वाले एग्जांपल से लेके बता दूंगा, यहाँ पर तो टेल हो हेड हो सेम प्रोबेबिलिटी बन रही है। टेल के लिए 1/2, टेल के लिए 1/2, टेल के लिए 1/2, दिस विल बी द आंसर। देखो 3C0 से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1/8, तो आंसर बन गया 1/8। ये वाला मेथड हमें कवर करना है, तो जिसको अल्टरनेटिव 2 समझ में नहीं आया वो बता दो, और किस किस को आ गया। आ गया, आ गया, एक बार जल्दी से बता दो क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा वो उसी तरीके से करेंगे, फिर हम डिस्कस। ठीक है, चलो मोस्टली बच्चों को आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड डाइस का बना लेते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ occurrence of
getting a number 6 on rolling a dice 3 times. अब ध्यान रखना हमारे पास सैंपल स्पेस तो नहीं है बट स्टिल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज 216. बट उसका यूज रहेगा नहीं रहेगा देखते हैं. हमें चाहिए नंबर 6. डाइस को रोल करा है कितनी बार? 3 बार. तो आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं टोटल आउटकम्स आर टोटल आउटकम्स आर 6 की पावर 3 216. अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल के नाम पर क्या है? x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मतलब है getting 6 on rolling dice 3 times. So x can take the value. क्या क्या वैल्यूज ले सकता है x? 0 1 2 3 0 1 2 3 where 3 is n. ठीक है, या तो एक बार भी 6 नहीं आया, एक बार ही आया, दो बार ही आया, तीनों बार 6 आ गया. तो अगर तीनों बार 6 आया तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ये तो आंसर आप दे ही सकते हो. अगर तीनों बार 6 आ गया तो 1/216. तो हमारे पास रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या क्या बनेंगी? इसके लिए बनेगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. मैं फिलहाल कौन सा केस लूँ? मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इजीली आंसर जज नहीं हो पाएगा. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, इसको लेके चलते हैं. इसका मतलब क्या है? अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं सिर्फ इसके लिए, सैंपल स्पेस एज इन 216 आउटकम्स में से सिर्फ वो वाले जहां पर दो बारी 6 आ गया, 1 6 6 2 6 6 6 1 6 6 3 6, ऐसे करके बहुत सारे आउटकम्स बन सकते हैं. इमेजिन हो पा रहे हैं? लास्ट 2 पर 6 आ गया, फर्स्ट 2 पर 6 आ गया, फर्स्ट और थर्ड पर 6 आ गया, और बाकी सारे रैंडमली अलग अलग नंबर्स फिल होते जा रहे हैं. पीएनसी वाले तरीके से अगर हम करते हैं, पीएनसी वाले तरीके से अगर हम करते हैं तो एक बार सोच के बताना कितने आउटकम्स आ सकते हैं आपके हिसाब से. इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे पीएनसी के थ्रू अगर हम जाते हैं तो? 3C2. ठीक है, देखो वैसे अगर हम नॉर्मली सोचें 6 आउटकम्स बनेंगे अगर मैंने लास्ट 2 पर 6 को फिक्स करा. 1 2 3 4 5 6 यहाँ चेंज हो सकता है. फिर 6 आउटकम्स बनेंगे मिडल वैल्यू चेंज करके, और फिर 6 आउटकम्स बनेंगे थर्ड वैल्यू चेंज करके. तो टोटल 18 आउटकम्स बन जाएंगे. अब करके देखते हैं इसको कि किस तरीके से सॉल्व होगा. रैंडमली मैंने एक केस उठा लिया, ये वाला रैंडमली. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ केसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन केस. और एनी वन केस मैंने ये वाला पिक कर लिया. नंबर ऑफ केसेस NCR इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने 6 1 6 वाला केस उठा लिया. NCR का मतलब 3
C2 मल्टीप्लाई बाय 6 आने के चांसेस आर, अगर मैंने डाइस को, ये क्या लिखा सर, 15 बनेंगे ना शायद, अच्छा हाँ 15 बनेंगे क्योंकि वो 6 वाला आउटकम हटा देंगे। 15 यहाँ से 5 केसेस, फिर यहाँ से 5 केसेस, फिर लास्ट के 5 केसेस, 6 नहीं आ सकता, 15। सो फर्स्ट आउटकम पे 6 आने के चांसेस आर 1/6, 1 आने के चांसेस आर 1/6, 1 आने 6 आने के चांसेस आर 1/6, नंबर ऑफ केसेस आर 3C2। सो 3C2 सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता तो लास्ट में फॉर्मूला लिख दूंगा, फिलहाल आंसर विल बी 3। सही है या नहीं एक बार बता दो आप लोग। सही है। अच्छा बट ऊपर तो हमने अभी डिस्कस करा कि यहाँ पर 15 केसेस बन जाएंगे। ऊपर तो हमने डिस्कस करा कि 15 केसेस बन रहे हैं, फिर यहाँ पर तो 3 ही केस निकल के आए। किसी को गलती समझ में आई, बीच में गलती हुई कहाँ पर है और कैसे हुई है? अरेंजमेंट का कुछ होगा क्या? नहीं। देखो गलती है ये, हमारा x चल क्या रहा है, हमारे पास x जो एलिमेंट है वो है गेटिंग 6। तो एक तरीके से x डैश जो बाकी के एलिमेंट्स देखेंगे, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 वगैरह लिखा, वो नॉट 6 बनेगा कि 6 के अलावा कुछ और आया। तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने n लिख दिया कि n 6 के अलावा कुछ आया, 6 के अलावा कुछ आया। ठीक है, एक तरीके से ये मेरा बन गया प्रोबेबिलिटी 6 नॉट 6 6, एंड ये 1 की जगह आ जाएगा 5, ये बन गया 5/216, 5 इंटू 3 15 बन गया। तो मेरे पास लॉजिकली 3 डिफरेंट केसेस बने थे। पहला n 6 6 6 n 6 6 6 n, 3 डिफरेंट केसेस बने थे कि फर्स्ट प्लेस पर 6 के अलावा कुछ और, मिडल प्लेस पर 6 के अलावा कुछ और, एंड थर्ड केसेस थर्ड प्लेस पर 6 के अलावा कुछ और। ये 3 केसेस ये रहे, और किसी भी एक केस की पॉसिबिलिटी, मैंने इस केस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखी। फिर कॉइन वाले केस में n क्यों नहीं कंसीडर किया था तान्या? कॉइन वाले केस में एक्चुअली पता है क्या था, वहां पर 2 ही आउटकम्स थे, यहाँ पर 6 चीजें थी अलग अलग, जिसमें से हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग बची 5। कॉइन वाले केस में 2 चीजें थी, हम बात कर रहे थे एक के बारे में। तो अगर मैं दोनों एंगल से सोचूं ना कि एक को हटा दिया तो रिमेनिंग बचा एक, या जैसे हम यहाँ पर चल रहे थे कि अगर हेड नहीं आया तो दूसरा आउटकम मैंने 1 2 3 4 लिया,
वहां पर ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस ही नहीं थे, वो था ही टेल सिर्फ। तो वहां पर ना दोनों लॉजिक्स की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि मैंने टेल्स किस वे में लिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में शायद आया होगा कि मैंने 1 2 3 4 केसेस करके नहीं बनाए। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गेटिंग अ 6। बर्नौली ट्रायल्स में हम इसको बोलते हैं, देखो थोड़ा सा बर्नौली के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास x चल रहा है गेटिंग अ 6, इसको मैंने बोला सक्सेस, मतलब जो चीज़ मुझे करनी है। तो फेलियर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी में दो ही चीज़ें होती है ना, इवेंट ए या नॉट ए, या तो कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। नॉट 6, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू आर, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, एन सी आर नंबर ऑफ केसेस देते हैं। उसके बाद इसको मैंने एक एलिमेंट p से नाम दिया सक्सेस और फेलियर को नाम दिया q। सक्सेस वाली पॉसिबिलिटी कितनी बार? जितनी बार वो सक्सेस हो रहा है, मतलब r टाइम्स। फेलियर वाले की पॉसिबिलिटी जितनी बार डिफरेंस बचा, n माइनस आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये बन जाएगा बर्नौली। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकला? एन सी आर 3 C 2। सक्सेस कितनी बार हो रहा था? सक्सेस मतलब 6 कितनी बार आ रहा था? 2 बारी। तो 6 आने की पॉसिबिलिटी 1/6 की पावर 2, 2 बारी आ रहा था ना। और फेलियर मतलब 6 ना आने की पॉसिबिलिटी, थर्ड चीज पर तो 6 नहीं आया ना, 5/6। और कितनी बार हुआ ऐसा? सिर्फ एक बार, क्योंकि 2 बार सक्सेस हो गया और तीसरी बार फेलियर हो गया, तो पावर 3 - 2। अब इसको फॉर्मूले की सेंस में देखो तो बर्नौली ट्रायल्स, और नॉर्मली ये समझो कि हमने करा क्या, ये आपका एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हो गई एनी वन केस की, और ये हो गए नंबर ऑफ केसेस। बस इतना सा डिफरेंस है। कॉइन वाले केस में फेलियर और सक्सेस दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी 1/2 थी, तो आपको डिफरेंस रिलेट करने को नहीं मिला। बट यहाँ पर फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट, तो ये चीज़ हो गई। एक बारी वापस से देख लो ये वाली चीज़, जो हमने ये करा और मैंने ये चीज़ लिखी। और बताओ, अगर नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट है, आप हर बार सैंपल स्पेस बनाओ और फिर देखो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। एक बारी ऐसा करें, कार्ड्स का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें लगा के देखते हैं। कार्ड्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ occurrence on number of kings, एंड इस बार 3 ड्रॉज की जगह हम ऐसा करते हैं, ऑन 4 ड्रॉज फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। सो x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जो बोलता है गेटिंग किंग on 4 draws. So x can take the value 0, 1, 2, 3, 4। बताओ
कौन सा वाला केस लेके चलूं? 0 1 2 3 4 में से 3 3 वाला केस लेके चल रहे हैं। और ये जो है ये तो आपका n बन जाएगा, और फिलहाल के लिए ये हमारे पास r बन जाएगा क्योंकि हम इसको लेके चल रहे हैं। और इस केस को उठाते हैं, ये हुआ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर अगर मैं कोई एक रैंडम केस बना के देखता हूँ तो क्या मिलेगा? 3 बारी किंग आ रहा है 4 बार में से, किंग 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 एंड नॉन किंग। ऐसे ही अलग अलग चीजें बन सकती, n फॉर नॉन किंग। सक्सेस और फेलियर बर्नौली वाली चीज बाद में रिलेट करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटीज क्या मिली? नंबर ऑफ केसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन केस, NCR into probability of king 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 नॉन किंग। NCR का मतलब 4C3 into, इसका मतलब किंग आने की पॉसिबिलिटी इज, किंग आने की पॉसिबिलिटी इज 4/50। दोबारा किंग आने की पॉसिबिलिटी इज 4/52। दोबारा किंग आने की पॉसिबिलिटी इज 4/52। फिर नॉन किंग आने की पॉसिबिलिटी इज 48/50। ठीक, ये बन गया 4C3 इंटू 4/52 की पावर 3 इंटू 48/52 की पावर 1। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक तो आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया एंड ये सब करा, ये ध्यान रखना स्पेसिफिकली विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, विदाउट कर दिया, विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में लगता है। रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, हर बार प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट बनती जाएंगी, तो ये फॉर्मूलेस काम नहीं करेंगे। फिर हमको मैनुअली एक एक करके, जो हम देखते हैं कि पहले किंग आया फिर क्या आया फिर क्या आया फिर क्या आया, वो सब करना पड़ेगा। ये फॉर्मूलेज वहां पर काम नहीं करेंगे जहां पर रिप्लेसमेंट ना हो रही हो। एंड कार्ड्स के क्वेश्चन में मेजरली जब तक मेंशन ना हो हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं बनाते। ये चीज़ सबको समझ में आती है? अब अगर मैं इसको लेके जाऊं बर्नौली ट्रायल्स पे, तो ये तो नॉर्मल NCR बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? सक्सेस की पावर R। और ये क्या बना हुआ है? फेलियर की पावर N-R, वेयर, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। सक्सेस, जो सक्सेस है हमारे पास, वो है गेटिंग किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग जो होता है वो 4/52 ही होता है। एंड क्यू मतलब फेलियर, गेटिंग अदर देन
किंग 48/50। ठीक है। अब बस अगर आप लोगों को जिद हो कि हमें बर्नौली नहीं करना तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल का पार्ट है जो आपको करना ही करना है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है। एंड इस चीज़ के थ्रू आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो सकता है। अब आपको जो अच्छा लगता है आप अप्लाई करो, बाकी आपकी मर्जी। और इसमें अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ, करते हैं फिर उसको थोड़ा सा और डिस्कस। बताओ। ये था हमारा टॉपिक रैंडम वेरिएबल। जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट्स है नहीं है। रैंडम वेरिएबल की एक्सरसाइज हम एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड रैंडम वेरिएबल भी ज़्यादा लंबा इसलिए हो जाता था कि टेबल बनाने के बाद भी एक दो कैलकुलेशंस करवाता था क्वेश्चन में, बट अब वो चीज़ कैंसिल हो गई तौर से, सिर्फ टेबल बनानी है हमको। ठीक है, प्रेम को आगे सर, फिर लास्ट आंसर कैसे निकलेगा इन क्वेश्चन में? जैसे हमने जैसे हमने इस वाले केस की ये प्रोबेबिलिटी निकाली, ऐसे ही बाकी केसेस की निकालेंगे और वो टेबल बना देंगे, बस। वो टेबल इज द आंसर। एंड ये जो इतना इलेबोरेट करके मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए है। हम सीधा ये फॉर्मूला लिखेंगे एंड सिर्फ आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और ऊपर की थोड़ी बहुत ये स्टेटमेंट्स आती हैं, ये वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक ये स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बाद नीचे की जस्ट अलग अलग केसेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन बनाया था ना ये वाला, इस तरीके से सैम्पल स्पेस समझाने के लिए था। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं, एक्स की वैल्यूज दिखाते हैं क्या क्या ले सकते हैं, और उसके बाद ऐसे 4-5 पॉइंट्स बनाते हैं अलग अलग वैल्यूज ढूंढने के लिए। सैम्पल स्पेस पॉसिबल हो, अगर जैसे यहाँ पॉसिबल था तो बना दिया, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ये कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके लास्ट में टेबल बनाई, आंसर खत्म। ऐड नहीं करना तान्या, ये वाला ऐड है नहीं, ये समझाने के लिए था, अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि बाय चांस अगर इन सब का सम 1 नहीं बनता तो मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी है, इनका सम 1 बनना चाहिए। ये सिर्फ वेरीफाई पर्पज से है, टू वेरीफाई द आंसर। आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि चलो 90% तो आंसर ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो। चलो, समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल? ठीक है, सो होमवर्क ज़्यादा नहीं दे रहा मैं। एंड होमवर्क के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एक्सरसाइज नंबर 13.3, ऑल क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, बाय चांस बचे हो तो वैसे मेरे हिसाब से सारा कुछ कवर्ड है। एक्सरसाइज नंबर 13.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 इजी से हैं, और उसके बाद रिवाइज एंड लर्न जो टॉपिक हमने आज करा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, समझने में हो सकता है कि अभी आप लोगों ने डाउट्स ना पूछे हों, बट अगर समझ ना आया हो तो बता देना नेक्स्ट क्लास में। 13.5 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे आंसर्स निकालें, फॉर्मूला बना बना के छोड़ देंगे।
ठीक है, आज वाली क्लास के बाद अपलोड कर देता हूँ दोनों क्लासेस, वो वाली भी ये वाली भी, 10-11 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। एंड ठीक है, इतना ही था।